नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 11 फरवरी और 11 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जैसे जो है 20 प्रश्न पूछे गए थे। उन 20 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। उससे पहले आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ का लाभ जरूर उठाइएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि दांडी मार्च का जो नेतृत्व है वो आपका किसने किया था। तो दांडी मार्च के नेतृत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, तो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा जो है दांडी मार्च का जो नेतृत्व किया गया था, ठीक है, जिसे हम लोग महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका दांडी मार्च या दांडी यात्रा जो है आपका 1930 में जो है आपका शुरू हुआ था। भारत में प्रमुख अहिंसक विरोध की कार्रवाई थी, ठीक है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा की ओर भी बड़े अभियान में यह मार्च पहला कार्य था। इसके अलावा नमक मार्च का जो नेतृत्व है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से गुजरात की दांडी तक किया था, ठीक है। तो शुरू कहाँ से किया था, तो साबरमती आश्रम से किया था और ख़त्म कहाँ पर किया था, गुजरात के दांडी तक, ठीक है। 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक 14 दिनों का ये मार्च जो है ब्रिटिश नामक एकाधिकार के खिलाफ जो है कर प्रतिरोध अभियान था, ठीक है। गांधी के हिंसा या सत्याग्रह के सिद्धांत के आधार पर जो है मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्घाटन को जो है चिन्हित किया था, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले जो है आप लोग को बताते हुए चलें कि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि स्टैटिक जीके जो है उसका जो पोर्शन है वो कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि काम का जो स्टडी मटेरियल है आपको एक साथ एक जगह जो है नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमने एक प्रयास किया है कि आप लोगों के लिए जो है प्रयास ईबुक नामक जो ईबुक नाम से जो है एक कहें तो पीडीएफ को लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें आपको 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू प्रश्न मिलते हैं। साथ में ये जो है आपके सभी एग्जामों के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2024 तक के अपडेटेड है, या कहें तो जो भी दिसंबर 2024 तक एसएससी के एग्जाम हुए हैं वो सारे फैक्ट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ऐसे तो इसका प्राइस जो है 199 रुपये रखा गया है, लेकिन अगर आप इसे आज रात के 12 बजे तक परचेज करते हैं तो आपको जो है ये आपको मात्र 49 रुपये में जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग जाकर परचेस कर सकते हैं। डायरेक्ट वो आपको व्हाट्सअप पर ले जाएगा, नहीं तो 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप ये पीडीएफ ईबुक को बाय करते हैं तो आपको जो है एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसका जो पीडीएफ है आपको डेली बेसिस पर या कहे तो कंबाइंड जो है आपको फ्री दिया जाएगा, ठीक है। जितना भी डेली बेसिस पर जो भी प्रश्न आपके मिलते जाएंगे उसको, ठीक है। ऐसे तो इसका प्राइस जो है 25 रुपये है, लेकिन अगर आप इस ईबुक के साथ परचेज करते हैं और इस वीडियो के जरिए आते हैं, ठीक है, 11 फरवरी थर्ड शिफ्ट के वीडियो के जरिए आते हैं, आप वहाँ में बताते हैं तो आपको ये फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप जीके जीएस का क्यूज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से जो है 25 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा, जो कि डेली बेसिस पर आपको क्यूज होगा। ये भी आपको व्हाट्सएप पर ही उसकी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। इसकी वैलिडिटी जो है आपका एसएससी एग्जाम तक रहेगी, यानी कि 24 फरवरी तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो पूछा गया कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का जो है वह नाम क्या था, ठीक है। मौर्य दरबार में जो है ग्रीस का राजदूत या कहे तो यूनान का जो है राजदूत आया था, उसका नाम था आपका मेगास्थनीज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मेगास्थनीज होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था जिन्हें सेल्यूकस प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य और भारतीय समाज के बारे में जो है विस्तृत जानकारी दी थी, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आपका कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, इसकी जो नियुक्ति है आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित शर्त और प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 233(1) के तहत जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है या उच्च न्यायालय के
जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल होगा। इसके अलावा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, इसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी आपके सेकंड शिफ्ट में ही एक प्रश्न बना कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट में जो है आपके कितने जज थे? तो 1950 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आपका 8 जज था। अभी वर्तमान में जो है आपका 34 जज हैं, ठीक है, 34 जज हैं, 33 न्यायाधीश है और एक आपका मुख्य न्यायाधीश है। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक तो भरतनाट्यम हो गया, एक आपका कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर थे और यही 2 ऑप्शन आपके राइट भी है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में विशेषज्ञता रखने वाली भारतीय नर्तकी मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति का जो जन्म है 20 दिसंबर 1940 को हुआ। मद्रास में यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1957 में पदार्पण किया। उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की स्थान नर्तकी या निवासी नर्तकी के रूप में सेवा करने का भी जो है सम्मान प्राप्त है। इसके अलावा उन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मसाल वाहक के रूप में जाना जाता है। इनको जो है पद्मश्री का अवार्ड 1968 में, पद्म भूषण का अवार्ड 2001 में और पद्म विभूषण का अवार्ड जो है 2016 में दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये जो है आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इन सभी को भी आपको याद रखते हुए चलना है। सभी जो हम जो अपने मुंह से जो बोल रहे हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम में आए हैं और आगे भी आने की जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो उस जो यहाँ पर लिखा गया है उसको तो ध्यान देना ही देना है, साथ में जो हम बोलते हैं उसको भी आप लोग को जो है लेते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि अगस्त सितंबर माह में मनाया जाने वाला जो है चिंगम त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चिंगम त्यौहार की जब हम लोग बात करते हैं तो इसे ओणम के नाम से जाना जाता है। अगस्त सितंबर में मनाया जाने वाला चिंगम त्यौहार को ओणम के नाम जाना जाता है। यह केरल का जो है एक प्रमुख त्यौहार है, 10 दिनों तक ये चलता है। ये भी आपके क्वेश्चन में जो है शामिल था, ठीक है, 10 दिनों वाला चीज़, ठीक है। तो ये सारी फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो इसका राइट आंसर जो है बिस्मिल्लाह खान होगा। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई। वो अपने वाद्य यंत्र से राष्ट्र की जय जयकार करने वाले पहले भारतीय थे। ये घटना बड़ी थी क्योंकि हमें उस दिन जो है स्वतंत्रता मिली थी, किससे आप लोग भी जानते हैं। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान का संगीत अगस्त 1947 को नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से कुंजा, जिस दिन भारत ने 200 समय पुराने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को जो है देश के पहले गणतंत्र दिवस फॉर्म पर भी प्रदर्शन किया। बिस्मिल्लाह का भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार में प्रवेश करने वाले कई संगीतकारों में से एक है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है 21 मार्च 1916 को जो है बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि वर्तमान में जो है कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में कृषि एवं कल्याण मंत्री की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा श्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। श्री शिवराज सिंह चौहान की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री में जो है कृषि एवं कल्याण मंत्री आपके यही हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि आपके आए दिन, यानी कि एक शिफ्ट छोड़ दें, एक शिफ्ट में जो है आपको कैबिनेट मंत्री से संबंधित जो प्रश्न है आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो रक्षा मंत्री जो हैं वो आपके राजनाथ सिंह है। इसके अलावा सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जो है नितिन जयराम गडकरी जी के पास है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री या ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। इसके अलावा जो है आपका भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री या इस्पात मंत्री जो हैं HD कुमारस्वामी हैं। शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं, ठीक है। इसके अलावा गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री जो हैं वो आपके अमित शाह जी हैं। स्वास्थ्य मंत्री या रसायन एवं उर्वरक मंत्री जो हैं जगत प्रकाश नड्डा हैं। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले कार्य मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय या बिजली मंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आपके पीयूष गोयल हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है
जीतन राम मांझी जी के पास है। पंचायती राज मंत्री और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री जो हैं श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। पतन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्री जो हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। इसके अलावा नागरिक विमानन मंत्री जो हैं वो आपके श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है। इसके अलावा जो है उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी जी हैं और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। जनजातीय कार्य के मंत्री जो हैं जुएलम ओराम हैं। रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी यही हैं। कपड़ा मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह है। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव हैं। संचार मंत्री जो आपके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री भी हैं। संस्कृति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत है। पर्यटन मंत्रालय भी इनके पास है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। कोयला मंत्री जो हैं जी किशन रेड्डी हैं। जल शक्ति मंत्री आपके श्री CR पाटिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा कार्य मंत्री जो है मनसुख एल मंडाविया हैं। संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भागीदारी करता है। तो सरकारी और निजी क्षेत्र इसका आपका राइट आंसर होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की गतिविधियां शामिल होती हैं। इसमें सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर आर्थिक विकास और संसाधनों का जो है वितरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सतपुड़ा मेघालय रेंज इसका राइट आंसर होगा। सतपुड़ा मेघालय पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच चलने वाली पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। नर्मदा सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी भाग से निकलती है। नर्मदा की सहायक नदियाँ की बात करते हैं तो हिरन, तवा, बंजार और सर है। और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये नदी जो है गुजरात में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तक चलती है। इसके अलावा ताप्ती नदी का उद्गम जो है सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग में होता है। नर्मदा नदी के जुड़वा या हस्त निर्मित के रूप में इसे जाना जाता है। और इस नदी की लंबाई किस नदी की ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ बैतूल, पूर्णा और अरुणवती है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है MNP डैश के दौरान शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना होगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के पहले वर्ष में पेश किया गया था ताकि कुछ बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी उन्मूलन, रोजगार और न्याय पर केंद्रित था। यह योजना के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ा गया था। इसे जो है DP धर ने तैयार किया था। लक्ष्य वृद्धि दर जो है 4.4% था। वास्तविक विकास जो हुआ था 4.8% हुआ था। ठीक है, तो इन सभी को भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, ऐसे तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तो है आपका लक्षद्वीप, लेकिन बच्चों ने कहा कि लक्षद्वीप जो है आपके ऑप्शन में नहीं था, तो उसके बाद जो है आपका दादर और नागर हवेली का है। तो दादर और नागर हवेली आपके ऑप्शन में था, तो यही आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा लक्षद्वीप की जब हम लोग बात करते हैं तो लक्षद्वीप जो है प्रदेश जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। लक्षद्वीप के बाद आपका दादर और नागर हवेली है। दादर नागर हवेली के बाद दमन-दीव है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है और आपका फिर है दिल्ली। यानी कि दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका जनसंख्या है। ठीक है, दिल्ली के बाद आपका चंडीगढ़ का है। तो इस बात को भी जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया मयूरभंज छऊ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मयूरभंज छऊ की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका उड़ीसा का जो है आपका एक नृत्य है। छऊ का अर्थ होता है एक प्रकार का मुखौटा नृत्य। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि मुखौटा नृत्य जो है किसे कहा जाता है। तो छऊ को ही कहा जाता है। छऊ नृत्य की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। एक आपका जैसे झारखंड में सरायकेला छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ,
ठीक है। इस प्रकार के छऊ में कलाकार मुखौटा नहीं पहनते हैं। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो आपका है संघ पोरीफोरा से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। संघ पोरीफोरा से संबंधित प्रश्न क्या था वो तो हमें मिला नहीं, थोड़ा सा हो सकता है कथन टाइप का प्रश्न रहा हो, लेकिन संघ पोरीफोरा से संबंधित जो है हम यहाँ पर सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि मुख्य लक्षण है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो संघ पोरीफोरा के अंतर्गत जो आने वाले जंतु के जो लक्षण है वह है, ठीक है, पोरीफोरा का शाब्दिक अर्थ होता है छिद्रदारी जंतु, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और पोरीफेरा जंतु का समान रूप से स्पंज कहा जाता है, ठीक है, और सभी स्पंज जलीय एक्वेटिक होते हैं। ये अधिकांशतः जो है समुद्री जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जलीय भी होते हैं। यह आपका अचल यानी कि सेसिल्स जीव है जो जल में किसी आधार से चिपके रहते हैं और समिमित और सममित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्पंजों में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, अर्थात उत्तकों का अभाव होता है। कोशिकाएं ढीली या बिरल रूप में आपस में संबंधित होती है, ठीक है। शारीरिक संरचना जो है अत्यधिक सरल होता है। इसके अलावा पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं जो ओस्ट्रिया कहलाते हैं। जल लगातार इन छिद्रों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। इसके अलावा ये शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली यानी कि कैनल सिस्टम से जुड़े होता है। शरीर से जल एक छिद्र ऑस्कुलम के द्वारा जो है बाहर निकलता है। इसके अलावा इन्हीं छिद्र से जल के साथ ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ शरीर में परिवहित होते हैं। इसके अलावा शरीर कंटकों यानी कि स्पेकल्स के बने बाह्य आवरण या बाह्य कंकाल का ढका रहता है। प्रजनन अलैंगिक प्रायः जेमुअल या आंतरिक कलिका निर्माण द्वारा लैंगिक प्रकार का होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो ल्यूको सोलिनिया, यूपे लेक्टेला, वीनस की फूलों का डालिया जिसे कहते हैं, यूस्पंजिया साइकन जो है आपके पोरीफोरा संघ के जो है आपके उदाहरण हैं, ठीक है। तो यही सारे प्रश्न जो है आज हमें मिले हैं थर्ड शिफ्ट के। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए तो स्किप नहीं करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक जीके का सारा पोर्शन आपको एक जगह मिले तो आप हमारा जो ई बुक बनाया गया है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको मिलेंगे विथ MCQ प्रश्नों के साथ। अगर आप इसे अभी बाय करते हैं तो 49 रुपये में, और साथ में जो SSCD का एग्ज़ाम चल रहा है वो सारे जो PDF है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और क्यूज अगर अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपये पे करना ही होगा, क्योंकि क्यूज में जो है मेहनत बहुत अत्यधिक लगती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।